मुझे पढ़ाई लिखाई के तुरंत बाद जॉब करनी शुरू की, और उस जॉब के साथ साथ में कहीं ना कहीं ऐसा सोचता था कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी की जाए। और ये हर आदमी सोचता है कि जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम की जाए। तो उसके लिए मैंने अपनी जॉब के साथ एक पार्टनरशिप में एक फैक्ट्री भी प्लांट की, किसी दोस्त के साथ मिलके छोटी सी फैक्ट्री डाली, जिसमें 4-5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की गई। लेकिन अनुभव की कमी की वजह से वो एक्चुअली यहाँ जीन में उस टाइम इनकम टैक्स ऑफिसर थे वो, उनके साथ पार्टनरशिप में डाली थी वो। लेकिन चूंकि ना अनुभव मुझे था ना अनुभव उनको था, तो साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद हमें अंदाजा हो गया कि काम हमारे बस का नहीं है, तो फाइनली उसको बंद कर दिया गया। लेकिन दिमाग में ये था कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ ना कुछ जो है ना करेंगे जरूर। और चलता रहा 15 साल की मेरी जॉब के साथ साथ एक दिन जो है आरसी मेंस के लिए मुझे मेरे एक बहुत नजदीकी साथी हैं, लेक्चरर थे वो, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि श्रवण जी आइए मिलकर के जरा, मैंने एक शानदार बिजनेस शुरू किया है, और वो बिजनेस जो है दोनों मिलकर करेंगे। अब मैं, चूंकि अनुभव हो चुका था बिजनेस का, मैं ये बहुत अच्छे से जानता था कि बिजनेस जो है उसको करने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मुझे टाइम भी देना पड़ेगा। लेकिन चूंकि मैं टाइम देना नहीं चाहता था, और बिजनेस के लिए पैसे भी नहीं थे, क्योंकि जो थोड़े बहुत मैंने इकट्ठे किए थे वो उस बिजनेस में लगा करके मैंने हिसाब किताब बराबर कर लिया था, और ये सोच लिया था कि इस प्रकार का कोई बिजनेस नहीं करना है जिसका आपको अनुभव ना हो। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा देखिए, मैं बिजनेस करने के लिए पहली बात तो मेरे पास टाइम नहीं है, और दूसरी बात यह है कि उसके लिए मेरे पास पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं बिजनेस करने में कोई रुचि नहीं रखता। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, ना तो आपको ज्यादा टाइम चाहिएगा और पैसा तो बिल्कुल नहीं चाहिएगा। जब उन्होंने मेरे को कहा कि पैसा नहीं लगेगा, टाइम भी बहुत कम लगेगा, तब मुझे लगा कि ऐसा क्या काम है, जरा देखो तो सही। मैंने बोला क्या है वो ऐसा बिजनेस। उन्होंने वो प्लान दिखाया, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया, पर मेरे को एक बात समझ में आ गई कि ये 1500 रुपये दे करके 3 पैंट शर्ट मिलेंगी, और इसके बाद इसके नीचे जो है लोग जुड़ेंगे और पैसे आएंगे। क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि जना आपके पीछे एक लाइन तो मैं चलाता रहूंगा और दूसरी लाइन आप चला लेना। मैंने कहा चलो, तुम एक लाइन शुरू करोगे तो उसके बाद भविष्य में कभी अगर मेरा मन होगा तो मैं दूसरी लाइन भी चला लूंगा। और उन्होंने ये कह करके कि आप केवल ये पैंट शर्ट ले लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, सो मैंने वो पैंट शर्ट लेकर के ज्वाइन कर लिया। ये बात है सन 2001 की। वो चले गए, और उसके बाद जो है मैंने कभी पलट करके उस बिजनेस के बारे में बात नहीं की। उन्होंने बहुत बार अप्रोच किया कि आओ एक मीटिंग है, चलो आपको सेमिनार दिखा के लाता हूँ। लेकिन चूंकि मुझे मेरा भरोसा मेरी नौकरी पे था, वो उस काम के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने उस काम को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, और उनके बार बार बुलाने के बाद भी मैं वहां सेमिनार में नहीं गया। एक रात वो जो है ना हमारे घर पे आके बैठ गए, 2003 की बात है। बोले कि श्रवण जी एक सेमिनार है, उसके अंदर जो ना ऐसे ऐसे करके बहुत बड़े लीडर आ रहे हैं, कंपनी के मालिक के भाई आ रहे हैं, उनका नाम भाग सिंह छाबड़ा जी है, और कुरुक्षेत्र में वो सेमिनार होने वाला है। तो मैंने कहा देखिए यार, मेरी तो है ना, मैं कुछ एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है। ऐसा करो, आप मेरे छोटे भाई को ले जाओ, इसको दिखा लाओ, ये देख आएगा, काम बढ़िया होगा तो मैं कर लूंगा। सो मैंने उनके साथ मेरे छोटे भाई को भेज दिया। वो कुरुक्षेत्र गए, देख के आए। अब आप सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर, आपको तो क्या बताएं, एक बार कोई आदमी अगर सेमिनार में चला जाता है और वो भी बीसी छाबड़ा जी का हो, तो दुनिया ही बदल जाती है, सोचने का तरीका बदल जाता है। तो वैसे ही वो छोटे वाले भाई बिल्कुल लाल होकर के घर पे आया, और मैंने उससे पूछा सुबह कि क्या था। तो उसने बोला कि भाई साहब गजब का बिजनेस है, जबरदस्त काम है, और खूब पैसे कमाए जा सकते हैं। मैं समझ गया कि जादू टोना इसके ऊपर भी हो गया है, क्योंकि अक्सर हो ही जाता है सेमिनार में जाने के बाद, तो है ना। तो वो जब उनके हाव भाव देखे, मैंने कहा बच्चा है यार, वहां पे जाके इसने देखा होगा, कुछ चीजों से इंस्पायर हुआ होगा, इसलिए जो है ना शायद ये मोटिवेशन में कह रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। बाद में वो फिर एक बार आए, और उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, एक बार एक सेमिनार है, उसमें एक बार आप अटेंड कर लीजिए। फाइनली मैं उसमें भी नहीं गया।
और ना जाने की वजह से एक रीजन ये रहा कि उन्होंने 3 4 5 बार बोलने के बाद बोलना बंद कर दिया। जैसा हम लोग फॉलोअप के बाद बंद कर देते हैं किसी व्यक्ति को बार बार अप्रोच करना। कुछ समय चला गया, उसके बाद फिर एक और व्यक्ति आए, रिलेटिव थे, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बिजनेस है और आपको ज्वाइन करना है। अब रिलेटिव थे, ब्रदर इनला थे, तो मना करना मुश्किल था, तो मैंने कहा चलो भाई 1500 निकाल के उसको दे दिया। तो इस प्रकार से मैं 2 बार आरसीएम ज्वाइन कर चुका था, करने का कोई मूड नहीं था। तीसरी बार एक व्यक्ति ने मुझे अप्रोच किया, वो मेरा दोस्त था और उसका अच्छा बड़ा शोरूम था जींद में, काफी बढ़िया उसका काम था। और उसने एक नया नया जींद में सबसे टॉप का सबसे बड़ा जो है घड़ियों का शोरूम बनाया था उसने। दीपावली पे उसका उद्घाटन किया गया, मुहूर्त किया गया दिवाली से एक दिन पहले, क्योंकि पैसा अच्छा लगाया था। जींद का सबसे बड़ा शोरूम था, तो पैसा कुछ अपना था, कुछ दोस्तों रिश्तेदारी का था और कुछ क्या बोलते हैं बैंक का लिया हुआ था। दिवाली से एक दिन पहले उसने जो ना वो शोरूम का उद्घाटन किया, वो घर चला गया, रात को ही उसके उस शोरूम में आग लग गई। ये एक बड़ी घटना थी उस शोरूम में, जिसका कि इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स उसी में पड़े थे, और वो पूरा शोरूम जल के राख हो गया। बहुत बड़ा उसको नुकसान हुआ और सिंपैथी थी उसके प्रति हमारी कि यार बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इस प्रकार से वो 6 7 महीने परेशान रहा, दुखी तो रहना ही था। जिनसे पैसे लिए थे पैसे मांगने शुरू कर दिए उन्होंने, तो हम भी कुछ चाह करके कुछ नहीं कर पा रहे थे उसके लिए। तो उन्होंने फिर एक दिन ना मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि सैनी साहब आपसे एक मदद चाहिए। मैंने कहा बताओ। बोले कि यार मैं एक नया काम शुरू कर रहा हूँ। मैंने कहा कर ले यार, अगर मेरी कोई मदद चाहिए तो मैं तेरे साथ तैयार हूँ। तो बोला कि बस एक काम करे, मैंने एक नई दुकान की है किराने की, आप एक बार वहां जाना शाम को ऑफिस के बाद, फिर मैं बैठ के आपको बताता हूँ। मैंने कहा चलो यार मैं आ जाऊंगा। दुकान कहाँ पे है? और किराने की दुकान की है, ये बढ़िया किया उन्होंने यार, कोई नया काम शुरू तो कर लिया, वरना बच्चे क्या खाएंगे मेरे यार, जो नुकसान हो गया हो गया। तो शाम को 5 बजे बाद मैं ऑफिस के बाद वहां गया उनके पास, पूछते पूछते कहाँ उसकी दुकान है। वहां मैंने देखा जाकर के, तो उस किराने की दुकान के ऊपर बोर्ड लगा हुआ था, आरसीएम पिकअप सेंटर। मैंने कहा, जब मैं जैसे वहां मैंने मेरी बाइक रोकी, ऊपर देखा आरसीएम पिकअप सेंटर। अब मैंने कहा यार उसको तो मना कर दिया था, चलिए अंदर चलते हैं। अंदर गए, मैंने कहा हाँ रामफल जी बताइए। बोले कि ये एक आरसीएम की, ये सॉरी ये क्या बोलते हैं किराने की दुकान अपन ने खोली है, आज के बाद आप किराने का सामान यहाँ से लेके जाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, अगर तेरे को फायदा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन यहाँ से ले लेंगे। तो मैंने वहां से वो सामान लिया और सामान लेकर के उन्होंने बोला कि ये किट भी इसके साथ आप ले जाओ और ये फॉर्म है इस पे साइन कर दो, ताकि आप यहाँ के परमानेंट कस्टमर बन जाए। अब बात तो मेरे को पूरी समझ में आ रही थी कि इसका परमानेंट कस्टमर बनाने का मकसद क्या है, कि ये बिजनेस ज्वाइन करा करके चाहता है कि मैं बिजनेस करूं। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, सिर्फ उसको कॉपरेट करने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान था। मैंने वो पर्चा साइन किया, उसको दे दिया और कुछ सामान भी मैं घर के लिए ले आया। और आते आते जो है मैं वो कपड़ा जो है घर नहीं लेके आया। मेरे एक टेलर यहाँ पे, अशोका टेलर है, जीन का सबसे बढ़िया टेलर माना जाता है वो। आते आते मैं वो कपड़े जो है उसके अंदर डाला और घर पे आ गया। उन दिनों एक 850 रुपए का कोट का कपड़ा आता था। वो कपड़ा जो है मैंने लिया साथ में, क्योंकि शादी का सीजन था। मैंने कहा कोट पैंट सिलाना ही है। आते आते वो कपड़ा मैं टेलर को डाला। कुछ समय के बाद उन्होंने वो ज्वाइनिंग करके मेरा जो फॉर्म था वो भेज दिया। और 10 15 दिन के बाद वो कोट पैंट जो है सिल के आ गया। मुझे एक शादी में जाना था, मैं बाई चांस वही पहन के चला गया कोट पैंट। और वो 850 रुपए कोट पैंट आजकल नहीं आता, लेकिन बड़ा कमाल का कोट पैंट था वो। मैं एक शादी में पहन के गया, बाई चांस कुछ दोस्तों ने उस कपड़े को देखा, उसको छू करके ऐसे किया, उसने बोला यार कपड़ा बड़ा अच्छा है। बोला यार ये इस प्रकार का एक कोट पैंट का कपड़ा मेरा ही मंगवा देना, कितने रुपए का है? मैंने कहा यार कितने का होगा? उसने बोले 3 4 हजार रुपए का तो ये है। तो मेरे को लगा यार 850 रुपए का कपड़ा 3 4 हजार का लगता है, इसका मतलब बिक तो सकता है माल यार। क्योंकि एक दो नहीं, मेरे को 4 5 लोगों ने ये बात कही कि इतना 1 रुपए का तो है। मैंने कहा ओके। फिर मैंने आने के बाद मन किया, मैंने कहा यार काम का सामान है, बिक सकता है। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार सुनो, मैं ये बिजनेस करने के लिए तैयार हूँ। तो मैं ऐसे किसी, क्योंकि उसको पता नहीं था एक्चुअली, प्लान दिखाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी।
क्योंकि उसको लगता था यार ये ऑलरेडी सक्सेसफुल है, इसको मैं कैसे कन्विंस कराऊंगा। तो कभी कभी मुझे लगता है कि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को या किसी आपसे ज्यादा अगर काबिल व्यक्ति है, उसको आप कन्विंस कराते हुए थोड़ा संकोच करते हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार एक काम कर, तू किसी आपके बड़े सीनियर लीडर से मेरे को मिलवा दे, ताकि मैं उससे पूछ लूं कि प्रैक्टिकली इसमें होता क्या है। तब उसने मेरे को एक दिन बोला कि शाम को 4 बजे भागे भागे मेरे ऑफिस में आया। उसने बोला कि सैनी साहब एक बार खड़े हो। मैंने क्या हुआ? बोले बस 2 मिनट का टाइम है। मैंने कहा बताओ तो। बोले आप कह रहे थे ना मिलवाने के लिए, वो वहां पे खड़े हैं रानी तालाब पे बुलबुल होटल के सामने। मैंने कहा चलो यार, मेरा ऑफिस पास में था। मैं गया, जाकर के देखा तो एक स्मार्ट सा लड़का, बिल्कुल गोरा चिट्टा अंग्रेज जैसा, और मारुति ऑल्टो कार, दोनों हाथ में उसके मोबाइल फोन। मैं कहा क्या बात है, गजब की पर्सनैलिटी है। उन दिनों मोबाइल फोन रखना बहुत बड़ी बात थी एक्चुअली, और वो भी नोकिया 6600। लेकिन जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि नोकिया 6600 का एक क्रेज था, रंगीन मोबाइल हुआ करता वो मेरे पास भी नहीं था, मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट फोन था। तो मैंने कहा बंदा तो दमदार सा है, लेकिन उसकी उम्र बहुत छोटी थी, शायद 26-27 साल का लड़का रहा होगा वो, स्मार्ट सा लड़का। मैंने उससे पूछा कि आपको कितने पैसे आते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं हम लोग, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा कितने पैसे आते हैं आपको? उन्होंने बोला कि 60-65 हजार रुपये महीने के आते हैं। तो मुझे लगा कि ये अपने इस डिस्ट्रीब्यूटर को मोटिवेट करने के लिए मेरे को बता रहा है। मैं उनको एक साइड में लेके गया, मैंने बोला अब ईमानदारी से बता, ठीक, अगर आपको 25-30 हजार रुपये भी आते होंगे ना, तो मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि उन दिनों में 25-30 हजार रुपये एक अच्छा अमाउंट होता था। तो बोले कि मेरे को इतने ही रुपये ही आते हैं, 60-65 हजार रुपये। मैंने कहा आप साबित कर सकते हो? बोले हाँ। मैंने कहा कैसे? बोले कहा मेरे घर आ जाओ। मैं उनके घर सुबह सुबह पहुंचा, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ। पहुंचा तो वहां पे 4-5 महानुभाव और बैठे हुए थे घर पे। जब आदमी बिजनेस शुरू नहीं करता, उससे पहले सामने वाले सारे महानुभाव दिखते हैं उसको। वो तो बाद में पता लगता है ना कौन कौन महारथी थे। तो मैं वहां पहुंचा, उन्होंने सबसे पहले उनसे इंट्रोड्यूस करवाया, फिर मेरे को एक रूम में ले गए, और रूम में जाकर के उन्होंने फिर वो अपनी वो क्या बोलते हैं, उन दिनों चेक के साथ स्टेटमेंट आती थी, तो चेक तो यूज कर लिए, स्टेटमेंट उन्होंने दिखाई। उन स्टेटमेंट में पहला चेक 270 रुपए का, उसके बाद 1100, 1500, 2000, 5000, 10,000, 20,000, और उन्होंने पिछले 5 साल की सारी स्टेटमेंट मेरे को दिखाई। और जो आखिरी चेक था वो तकरीबन 65,790 रुपए के आसपास कुछ था। तो दिमाग में एक बात गई, यार पैसे तो आते हैं यार, और अगर ये बच्चा कमा सकता है ना, फिर अपन तो रेल बना देंगे यार बिजनेस की। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये बताओ करना क्या है। फिर वहां बैठा, उन्होंने बोला कि चलो आपको प्लान दिखाते हैं। मुझे घर जाना, एक व्यक्ति ने प्लान दिखाया, वो भी मेरे से उम्र में छोटा था, निक्कर टी शर्ट पहने हुए था, सोफे बैठा था। प्लान दिखाया, प्लान बड़ा गजब का दिखाया, कमाल का प्लान दिखाया। और कमाल वास्तव में ये था कि बताने का तरीका और साथ में एग्जाम्पल दोनों परफेक्ट थे। मैंने कहा डन, ठीक है, अब मैं इस काम को शुरू कर दूंगा। जब शुरू करूंगा फिर मैं आप लोगों से दोबारा मिल लूंगा। तो जिस व्यक्ति ने, जो मेरे को वो गोरा चिट्टा लड़का था अंग्रेज जैसा, उसका नाम मिस्टर राकेश शर्मा है, जो आज हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र के सफायर बने दो। और जिन्होंने वो निक्कर टी शर्ट में बैठे हुए जो महारथी, जिन्होंने मेरे को प्लान दिखाया था, उनका नाम मिस्टर विजयपाल विरोधिया है। सो उनके साथ में ही प्रमोद गुलाटी जी बैठे हुए थे, मैं उन दिनों नहीं जानता था। तो राकेश जी को कुछ डाउट हुआ कि यार ये बंदा हमारे काबू में आने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक इंजीनियर है और थोड़ा सा ठीक ठाक जॉब पे है, तो हो सकता है हमारे से रिलेट ना करे। ऐसे करते हैं, इसको कहीं और लेके चलते हैं। प्लान के बाद चाय पिला के मेरे को बोले कि चलो मैं आपको अपनी अप्लायंस से मिलवा देता हूँ, और मेरे को वो तुरंत प्रभाव से सीधा सुरेंद्र वत्स साहब के घर ले गए। वत्स साहब के घर गए, वत्स साहब ने बड़ा मुस्कुराते हुए वेलकम किया। और चलिए बैठे सरुण जी, बैठे वहां पे 10 मिनट बातचीत हुई। तो राकेश जी को बोला कि आप जाओ, मैं बात कर लूंगा। उसके बाद फिर वत्स साहब ने पकड़ा, फिर वहां चाय हुई पी, फिर बात शुरू हुई। तो वत्स साहब ने पूछा कि सरुण जी आप इस बिजनेस से क्या चाहते हो? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब तक आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते ही ये ना पूछ लो कि इससे क्या चाहते हो, तब तक समझो कि बिजनेस करना नहीं चाहता। बोले कि आप इस बिजनेस से क्या चाहते हो? मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स मूड में था। मैंने कहा सर ऐसी लाइफ चाहिए है, समुद्र का किनारा हो, वो लंबी सी कुर्सी हो, ऐसी लंबी सी होती जो समुद्र किनारे बिछी होती है, और वो लंबा सा कच्चा हो, आराम से लेट रहे हो, और फोन वोन साथ में ना हो, और पैसे को चिंता ना हो कि घर पे पैसे की दिक्कत है। इस प्रकार की लाइफ चाहिए, मुझे बताओ कब तक मिलेगी? तो सर ने भी बिना संकोच के बिल्कुल स्पष्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कही
कि सुनील जी ये लाइफ बिल्कुल मिल जाएगी आर्ट्स साइंस में, लेकिन इसमें कम से कम 10 साल लगेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? मैं कहा श्योर सर, 100% एग्री। मैंने ये बोला कि अगर 10 साल तक 1 रुपया भी नहीं आएगा तब भी चलेगा, पर 10 साल के बाद लाइफ वही चाहिए जो मैंने आपको कहा है। सर बोले बिल्कुल डन, चलिए काम शुरू करते हैं। बोले कि आप एक काम करिए, एक लिस्ट बना लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उन्होंने तुरंत वहीं बैठ के बोले कि लिस्ट बना लीजिए। ये नहीं कहा कि घर जाइए लिस्ट बनाइए कल आइएगा, ऐसा नहीं, आप एक लिस्ट बना लीजिए। और मैं आपको बताऊं, मैंने जो लिस्ट बनानी शुरू की स्पीड से, तो 12, 13, 14, 15 और 18 पे आके JR सिम हो गया। मतलब उसके आगे कोई नाम ही याद नहीं आ रहा था। तो बोले कि ऐसा है कि इन नामों को और बढ़ाने के लिए आप घर जाकर के कोशिश करें, बढ़ जाएंगे नाम, लेकिन इनको प्लान दिखाने से पहले आप एक छोटा सा काम करें। एक बुक का नाम मैं बता रहा हूं आपको, वो किताब आप ले जाएं, घर जाकर के उस किताब को पढ़ें, जब तक वो पूरी ना हो तब तक प्लान ना दिखाएं। मैंने कहा राइट सर। उस किताब का नाम था बड़ी सोच के बड़ा जादू। हमारे जींद में बस स्टैंड के सामने एक व्यक्ति किताबें बेचता है। बहुत सारी किताबें हम लोगों ने वहां से ली हैं, कुछ लोगों ने शायद वहां से ली भी होंगी। तो मैं आते आते, रात को 8:30 बजे का टाइम था, शाम की बात है, रात 8:30 बजे में आते आते किताब लेके आया और आकर के घर पे खाना खा करके मैं बैठ के उसको पढ़ने लगा। मैडम सो गई, दूध का गिलास रख के बच्चे लोग दूध पी लेंगे बाद में। और मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी में वो पहली ऐसी घटना थी, क्योंकि किताबों को पढ़ना छोड़े हुए काफी साल हो गए थे, किताब पढ़ने का कोई मन नहीं था। जैसे मैं उस किताब को पढ़ना शुरू किया, पढ़ते 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 इतना इंटरेस्ट हुआ कि कब वो किताब पढ़ते पढ़ते मुझे सुबह के 4:30 बज गए, पता ही नहीं लगा। सर्दियों का टाइम था। मैडम का आंख खुली, उन्होंने बोले आज सोए नहीं आप? मैंने कहा बस थोड़े से पेज और हैं, क्योंकि ये कंप्लीट होगी तो ही प्लान दिखा के आना आगे। तो मैंने कहा ऐसा करो, आप एक कप चाय बना दो। मैडम ने चाय बना के दी और मैंने चाय पी के फिर लग गया। 7:30 बजे मैंने वो किताब कंप्लीट पढ़ दी। वन सिटिंग में अगर कोई किताब मैंने मेरे जीवन में पढ़ी है तो उसका नाम पढ़ी सोच के बड़ा जादू है। और पढ़ने के बाद दिमाग बिल्कुल एक्साइटेड था कि यार कमाल हो सकता है। हम तो छोटी सी तालाब में ही अपने आप को दुनिया माने बैठे थे। काम शुरू किया, तो इस प्रकार से उल जुलूल तरीके से ज्वाइनिंग हुई थी। और जब मैंने काम शुरू किया और मैं लोगों की नजरों में आया, तो फिर लोगों की अप्रोच होनी शुरू हुई। अरे यार इसको तो मैंने ज्वाइन कराया था, अरे यार इसको तो मैंने ज्वाइन कराया था। या लोग कोशिश करते हैं कि हमारी टीम में आ जाए। तो ऐसा कुछ रहा मेरे साथ भी। कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि श्रवण जी आप को वहां पे कौन सिखाएगा, आपको तो यहाँ पे हम लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके नीचे इतना बिजनेस है। लेकिन मैंने एक चीज सोची, यार जिस व्यक्ति ने मेरे को ज्वाइन करा था, किसी उम्मीद से ज्वाइन करा था, और मैं उसको सचमुच मदद करने के लिए बिजनेस में आया था। मेरा आर्ट से बिजनेस करने का कोई इरादा नहीं था, केवल इसलिए किया था कि मेरे बिजनेस करने से मेरे उस दोस्त को हेल्प हो जाएगी जिसका अभी हाल ही में बड़ा नुकसान हुआ है, बस। और मैंने करना शुरू किया। मैंने उससे पूछा, मैं ये बताया यार कि अब इस बिजनेस को करने से आपकी रॉयल्टी कैसे आएगी? तो उन्होंने बोला कि जब आपका बिजनेस 1,15,000 हो जाएगा तो मेरी रॉयल्टी हो जाएगी और मेरे को 20-25 हजार रुपये आना शुरू हो जाएगी। मैंने कहा चलो यार, आपका 20-25 का जुगाड़ तो करते हैं। तो मैंने आइडिया लगाया कि 90 ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। और 90 ज्वाइनिंग करने के लिए अब कहाँ से करें? तो मेरे रिलेटिव भी हैं और फ्रेंड भी हैं। मिस्टर राजीव सैनी है, वहाँ जींद में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था जाइट के नाम से। उस कॉलेज के जितने भी लेक्चर थे, प्रोफेसर थे, वो सारे के सारे उनके जानकार थे। और मैंने बोला राजीव भाई ज्वाइनिंग करानी है। उसने सभी लेक्चरर्स की सैलरी से 15 रुपए काट लिए। देखो ज्वाइनिंग कैसे होती है, उठ पटांग कैसी होती है। फिर उन्होंने 20-22 लेक्चरर की सैलरी से, क्योंकि सैलरी वही दिया करता था, तो इसलिए किसी ने बुरा भी नहीं माना। उनको पता यार इसके साथ पंगा लेना ठीक नहीं है। ऐसे करके मैंने शुरू के महीने में 22-23 ज्वाइनिंग जो है ना वो करवाई। इस प्रकार की मेरी शुरुआत थी। खैर लेकिन जब मैं मीटिंग में, सेमिनार में जाना शुरू किया, तो लगा कि यार नहीं, इसको सिस्टम से किया जाना चाहिए। फिर मैंने उस दिन जो है ना गंभीरता के साथ एक मीटिंग अटेंड की थी श्री चंद्र जी की, जो हमारे यहाँ बुलबुल होटल में थी वो। और बुलबुल होटल की उस मीटिंग के अंदर मैंने उसको बड़ा गंभीरता से सुना। और तब ये महसूस हुआ ये बिजनेस है, इसको बिजनेस के तरीके से किया जाना चाहिए, इसको प्रोफेशनल तरीके से किया जाना चाहिए। और फिर उस दिन मैं जब घर वापस आया, तब मैंने इसको गंभीरता से लिस्ट बनाया, प्रॉपर तरीके से इसका इन्विटेशन। फिर मैंने कुछ सीडी लेके आया, सीडी सुनी। एक सीडी जिसने मेरे को बहुत इंस्पायर किया, वो थी हाई स्पीड। उसको सुनने के बाद मेरे को ये लगा यार ये तो पहले सुननी चाहिए थी।
क्योंकि मैं बहुत सारी गलतियां कर चुका था उस वक्त तक। तो उस सीडी ने मेरे को बहुत ट्यून किया, मेरे माइंड को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए। तो हाई स्पीड सीडी जो है वो बहुत कमाल की सीडी थी। उसके बाद मैंने काम शुरू किया, 1 लाख शुरू की पंजाब में, 1 लाख शुरू की उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे करके अलग अलग, क्योंकि मेरे को आइडिया था कि नजदीक नजदीक बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो मैंने जैसे ही पंजाब में बिजनेस स्टार्ट किया, वैसा वैसा नहीं कर रहे थे वो जैसा मैं चाह रहा था, क्योंकि जैसा मैं सोचता था वैसा वो नहीं सोचते थे। तो जिसके चलते जो है बिजनेस चल तो रहा था, पर वो उतनी स्पीड से नहीं चल रहा था। उसी दौरान जो है, पंडित जी कहते हैं ना, जब एक व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति आपके बिजनेस में आता है, तो आपके बिजनेस का सीन बदल देता है और आपको थोड़ी तकलीफ भी देता है। उसी दौरान मेरे बिजनेस के अंदर जो है एंट्री हुई सुरेश सैनी जी की और जितेंद्र शर्मा जी की। और उनके एंट्री करने के बाद बिजनेस में जैसे पंख लग गए, इस प्रकार से बिजनेस ने रफ्तार पकड़ी। और जब आपसे ज्यादा काबिल लोग जो है वो आपके बिजनेस में आते हैं, तो आपको न चाहते हुए भी उनके काबिल बनना पड़ता है। उसी दौर में मैंने मेरे जीवन की सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी। मैंने मेरे जीवन में शायद उतनी किताबें कभी नहीं पढ़ी थी, ताकि मैं उन लोगों के साथ रिलेट कर पाऊं, उनको ठीक ढंग से उनके साथ जो है बिजनेस कर पाऊं। इसलिए मैंने कुछ लोक व्यवहार, जब वत्स साहब ने मुझे रिकमेंड की कि समझी आपको लोक व्यवहार पढ़नी चाहिए, एक बुक है बिजनेस स्कूल, फिर मैंने वो भी उस दिन उसी दौरान पढ़ी। और जब मैं बिजनेस कर रहा था, करते करते कई चीजें मैंने उसी दौर में सीखी कि उनको जाके बताना है। देखिए, अगर आप किसी अपने से ज्यादा काबिल लोगों के साथ काम करोगे, तो यदि आपका नॉलेज और आपकी कैपेबिलिटी कम है, तो वो लोग जो है आपको रिलेट नहीं करेंगे और थोड़े समय के बाद आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए मैंने किताबें पढ़ी, उन किताबों की वजह से मैं कुछ रिलेट कर पाया। और मेरा जो नाम, जो एक डिस्ट्रिक्ट में था, वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में गया उनकी वजह से। और उसके बाद वो स्टेट लेवल पे गया नाम, और फिर वो नाम जो है स्टेट से नेशनल लेवल पे गया। तो मेरे बिजनेस को जो है नेशनल लेवल पे लेके जाने में सुरेश सैनी जी और जितेंद्र शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। कि यूं कहा जाए कि मेरे को काबिल बनाने में बहुत सारी किताबें इसलिए पढ़नी पड़ी ना, क्योंकि उनके साथ मुझे काम करना है। तो मेरी काबिलियत बढ़ाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। ऑफ कोर्स अपलाइन का मार्गदर्शन रहा, वत्स साहब का विशेष प्यार मुझे मिला। और चलते चलते मैं रॉयल्टी सीईओ बना, फिर टेक्निकल सीईओ बना, एमराल्ड हुआ। और जो छोटे छोटे सपने थे वो पूरे हुए। दिल में एक इच्छा थी जब बिजनेस शुरू किया कि मैं भी एक दिन रॉयल्टी सीईओ बनूंगा, एक रॉयल्टी जैसी इनकम आएगी, दुनिया से जाने के बाद भी पैसे आएंगे। तो वो एक ड्रीम था, तो वो आजकल मैं एंजॉय कर रहा हूँ, वो इनकम आ रही है। इसके अलावा एक बड़ी घटना का जिक्र मैं यहाँ जरूर करना चाहूंगा कि जब बिजनेस ज्वाइन किया था और काम शुरू किया था, तो मेरी को किसी ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति बीसी छाबड़ा का सेमिनार देख लेगा, तो वो व्यक्ति 100% कामयाब हो जाएगा बिजनेस में। मैंने कहा यार ये बीसी छाबड़ा कौन है, क्योंकि उस टाइम तक मैं जानता नहीं था। तो पता लगाया, उस टाइम आर्सन टाइम्स आते थे। आर्सन टाइम पता लगा कि बीसी छाबड़ा जी का सेमिनार 1 जनवरी को भीलवाड़ा में है। मैं कहा चलो भीलवाड़ा फिर। मैंने 10-15 लोगों से बात की, सबने हाथ किया। लेकिन जब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था, 25 दिसंबर, आज 18 दिसंबर है, तो 18 दिसंबर को मैंने लोगों से पूछा चलेंगे, बोले चलेंगे। 20 तारीख को पूछा तो 2-3 कम हो गए। 25 तक पहुंचते पहुंचते 10 कम हो गए। और 30 तक पहुंचते पहुंचते 4 लोग ही रह गए। और 31 को जब धुंध बहुत थी, उस दिन मैंने पूछा, तो फिर मैच अब 2 रह गए, एक मैं और एक सुरेश सैनी जी, बस 2 रह गए। साल का पहला दिन, हम लोग भीलवाड़ा को कभी गए नहीं थे, पता भी नहीं था रास्ता कहाँ से आएगा। तो बस भिवानी से ट्रेन पकड़ी, वो जयपुर तक थी। जयपुर से फिर बस पकड़ी, वो अजमेर तक थी। अजमेर से फिर बस पकड़ी, वो भीलवाड़ा पहुंची, और हम भीलवाड़ा पहुंचे 1:30 बजे। तो कमाल की बात ये है कि मैंने जो है ना, और सुरेश जी ने वहीं बस स्टैंड पे ही खड़े खड़े कपड़े चेंज किए। मतलब साइड में एक पेड़ था, पेड़ के नीचे खड़े होकर। मैं कहता हूँ जब कोई काम आपको समझ में आता है और आपके अंदर जुनून आ जाता है ना, फिर आपको शर्म नहीं आती, संकोच नहीं होता। तो हमने वहीं बस स्टैंड पे ड्रेस चेंज की। और ड्रेस चेंज करते ही जैसे हमने टाई वाई लगाई, तो रिक्शे वाले आ गए। उसने बोले आरसी में जाना है। मैंने कहा यार इनको तो पता है यार। मैंने कहा हाँ वही जाना है। कहाँ पे मालूम है? बोले हाँ। तो उधर कोई सिनेमा हॉल है, मुझे नाम याद नहीं है, सिनेमा हॉल में उस टाइम प्रोग्राम होते थे, उसका नाम तो कुछ ध्यान,
तो वो सोलंकी का सोलंकी हाँ जी हाँ जी 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 बिल्कुल। तो उसमें वो प्रोग्राम था, तो वो हमारे को रिक्शा में वहां लेके गया और हम गए। कमाल की बात ये, हम लोग वहां 2 बजे पहुंचे। जैसे हमने एंटर किया पता लगा सेमिनार खत्म। मैं कहा वाह क्या बात है यार, मतलब गजब की यात्रा रही। तो बड़ा दुख हुआ यार, मैं कई दिन दूर से आए थे, सेमिनार खत्म हो गया। तो तभी हमें पता लगा कि अभी आधा घंटे बाद सेकंड सेशन होएगा। मैंने कहा टिकट ले लेते हैं। टिकट ले ली। करीब करीब 3 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ और फिर उस प्रोग्राम के बाद हम दोबारा प्रोग्राम में बैठे। 1 घंटे का सेमिनार देखा था क्योंकि वापस भी आना था। तो हम लोग वहां से 4 सवा 4 बजे निकले। मैं कहा चलो एक बार कंपनी दिखाते हैं, क्योंकि लोग पूछेंगे कंपनी देखी है, तो फिर मैं क्या जवाब देंगे, चलो देख के आते हैं। फिर कंपनी देखने चले गए वहां पे देखा पुर रोड पे जो ऑफिस था, ऊपर टीसीजी का ऑफिस था, कुछ स्टाफ बैठा हुआ था, नीचे पीछे पैकिंग हो रही थी। लेकिन मैंने कहा ठीक है यार, घर का इनका अपना ऑफिस है, चलो करते हैं काम शुरू। वापस आए, काम शुरू हो गया। तो वो जो एक शुरुआत थी मेरी, वो अजीब सी थी। लेकिन आज जब इस बिजनेस से लाखों रुपए महीने की इनकम आती है, बहुत सारा मान सम्मान और प्यार जो मिलता है, उससे ये लगता है कि जो हमें मिल रहा है उसके बदले जो मैं दे रहा हूँ वो बहुत कम दे रहा हूँ। तो जब कुछ बिजनेस मेरा तेजी में उठा, मैं स्टार पर हुआ, उन दिनों कुछ और कंपनियों का भी बोलबाला था। अचानक से एक ऐसी घटना घटी कि जो मनी सर्कुलेशन कंपनियां थी, वो मेरे बिजनेस के कुछ ग्रुप को दूसरे ग्रुप में ज्वाइन करा दिया उन्होंने। मतलब दूसरी कंपनी चले गए। तो जो मेरा बिजनेस 25 लाख का था, वो 20 लाख का बिजनेस घट करके बहुत नीचे आ गया। अब इतना नीचे आ गया, सभी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं बता ही देता हूँ कि मेरा जो 1 मिलियन चेक था वो 918 रुपए का। 25 लाख का बिजनेस जो है वो इतना नीचे आ गया क्योंकि बी ग्रुप के जो लोग थे वो दूसरे ग्रुप में चले गए। क्यों चले गए, जब मैंने बारीकी से ट्रेस किया तब एक बात लगी, जो मेरे क्रॉस लाइन थे, मैं क्रॉस लाइन के साथ जो है बिजनेस डिस्कस कर लेता था और बताता था कि मेरा एक ग्रुप वहां पे है, एक मेरा ग्रुप वहां पे है, एक मेरा ग्रुप वहां पे है, मैंने वहां बिजनेस शुरू किया हुआ है। मैं ये बात भूल गया कि यार तुम जब इसको बता रहा है, कल को अगर कोई बात होगी तो ये बिजनेस खराब कर सकता है। लेकिन नहीं, समझ में नहीं आया। जैसे ही वो क्रॉस लाइन किसी दूसरी कंपनी में गया, वो सबसे पहले मेरे ग्रुप के पास पहुंचा, उनको प्लान दिखाया, क्योंकि जानता है वो था ही सबको, टीम को मिलवा चुका था। और उसने वो सारी की सारी टीम तोड़ करके वो दूसरी कंपनी में ले गया और मेरा बिजनेस वहां पे लड्डू बटे जीरो हो गया। तो कुल मिलाकर के वो 918 रुपए का चेक था, वो भी ट्रांसफर नहीं हुआ उस महीने, क्योंकि परचेज नहीं हुई थी। परेशान इतने थे यार कि यार बिजनेस दोबारा कैसे खड़ा करें। लेकिन गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ने एक बात कही थी कि जो एक बार खड़ा हो सकता है वो दोबारा भी खड़ा हो सकता है, बस उसको जो है ना थोड़ी सी हौसले की जरूरत है। और तेरे साथ तो मैं खड़ा हूं, चिंता मत कर, चल शुरू हो जा। और मुझे वो जो हौसला मिला, उस हौसले ने फिर हिम्मत जताई, फिर मैं बस तक पहुंचा। देखिए, आपकी कामयाबी में आपका योगदान मुझे लगता है वो 10% होगा, 90% आपके आसपास के एनवायरमेंट का रहा। तो मैं हमेशा पॉजिटिव लोगों में रहा। आदरणीय वत्स साहब, विजय विरोधिया जी, राकेश शर्मा जी और बीसी जी का मुझे बहुत सारा प्यार मिला। एक समय ऐसा आया था कि जब बिजनेस करने का बिल्कुल मन नहीं था, जब वो बिजनेस नीचे चला गया था, तब अगर बीसी जी का फोन नहीं आता, अगर मैं बीसी से बात नहीं करता और अगर विजय जी का साथ नहीं मिलता फील्ड में, तो मुझे लगता है मैं दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। विजय जी ने फील्ड में जाकर के जो काम किया है, इतने बड़े लेवल में, वो स्टार रूबी के लेवल पे थे उस वक्त, तब भी वो स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे चलो चलते हैं। चलो ऐसी ऐसी जगह जाकर के हम लोगों ने उनके साथ काम किया और उन्होंने पूरी डेडिकेशन के साथ लोगों में ताकत भरी, जुनून भरा और दोबारा से मेरे बिजनेस को खड़ा करने में मेरी मदद की और फिर मैंने उस बिजनेस को संभाला। तो अपलाइन जो है वो जब जिस तरफ जाता है उस तरफ बिजनेस खड़ा करने की ताकत रखता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो। सो मेरे छोटे छोटे सपने पूरे हुए। उन सपने पूरे होने के बाद अब ड्रीम ये है कि जो मेरे ड्रीम पूरे हुए हैं, मेरी टीम के लोग जो है जिन्होंने शायद मेरे को सुन के या सिस्टम को देख करके बिजनेस स्टार्ट किया है, मैं अपने बाकी के जीवन का सारा समय अपनी टीम को उनके सपने पूरे कराने में लगाना चाहता हूँ। हो सकता है मैंने समय शायद 2-4 मिनट ज्यादा ले लिया हो। मेरी यही एक छोटी सी कहानी थी। बाकी संघर्ष बहुत सारा था, उस संघर्ष को बताएंगे तो 17 साल का संघर्ष जो है वो 17 मिनट में बताना बड़ा मुश्किल है। फिर किसी दिन बात करेंगे, फिर अपन उसके बारे में डिटेल